हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आपके एनडीए एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे जस्ट मेक श्योर दैट यू आंसर देम करेक्टली। उसके बाद आपके जो आंसर है मैच देम विद द करेक्ट वन। ऑलराइट, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें, वेदर इट इज़ एनडीए, CDS, FCAT और इवन जो आपके स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि RAMC हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, RMS, यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। उसके लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। ऑलराइट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, वन ऑफ द पार्ट वुड बी अंडरलाइन, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है या कोई एक वर्ब फॉर्म आपको सही तरीके से नहीं दे रखा है। कई बार आपके फ्रेजल वर्ब वाले एरर्स होते हैं। सो देयर इज़ नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर लॉजिक और रीज़न, कई बार आपके सिर्फ ग्रामर रूल के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है विच द सेंटेंस रिक्वायर फॉर द इम्प्रूवमेंट। इन केस अ सेंटेंस रिक्वायर्स नो इम्प्रूवमेंट, कहीं पे कोई गलती नहीं, यू कैन सिंपली चूज द डी ऑप्शन, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन नाउ. Now the first question is, although India is still by far, so the question says, although India is still by far a poor country, it can become rich if its natural and human resources are fully utilized. All right. Now the underlined part is by far. Few and far between, by and large, by and the last one is no improvement. Alright, although India is still by far a poor country, it can become rich if its natural and human resources are fully utilized. Alright, देखो यहाँ पे what is the sentence बोलना क्या चाह रहे हैं कि even though अभी क्या है, जो इंडिया है it is a poor country, लेकिन अगर उसके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से अगर यूटिलाइज किया जाए तो फिर क्या होगा, इट कैन बिकम रिच। जब भी चीज़ें हम टोटलिटी में देखते हैं, मतलब ओवरव्यू हम किसी चीज़ का ले रहे हैं, रिगार्डलेस आपके कोई भी फैक्टर्स है जो विच इज़ वर्किंग ईदर फॉर और अगेंस्ट, बट अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट आने वाला है या फिर एंड में जो चीज़ें होगी टोटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एट अ प्लेस, तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है, पर ओवरऑल क्या है, आप अगर आप वर्क इन्वायरमेंट की बात करें या ये सब क्या अच्छी चीज़ें, तो बेसिकली यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, तो जब भी चीज़ें आप टोटलिटी में बात करें, ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात करें, तो वहाँ पे जो हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज़ बाय एंड लार्ज। ठीक है, रिगार्डलेस पॉजिटिव और नेगेटिव्स को आप बैलेंस आउट करके जब पूरी पिक्चर देखते हो, राइट, हर बार किसी चीज़ों में कुछ कमियां होंगी और कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, पर व्हेन यू फोकस अपॉन कि ओवरऑल किस तरीके से चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप रिजल्ट की भी बात करते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपके 2 सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं गए हैं, पर बाकी के जो 3 गए हैं वो काफ़ी अच्छे गए हैं, तो ओवरऑल जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, तो ऑन एन एवरेज आपके जब परसेंटेज निकालते हैं तो आपकी ठीक परसेंट बन रही है। सो हेयर यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर और द ओवरव्यू, या फिर आप टोटलिटी में चीज़ें देख रहे हो। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बाय एंड लार्ज। ठीक है, यहाँ पे बाय फार क्यों नहीं होना चाहिए था, मतलब अब तक,
राइट। बोला क्या जा रहा है, ऑल्दो इंडिया स्टिल बाय फार अ पुअर कंट्री, अब तक तो क्या है, इट इज़ अ पुअर कंट्री, लेकिन अगर उसके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज किया जाए, अच्छे से उनको क्या यूज़ किया जाए, तब क्या हो सकता है, इट कैन बिकम रिच, राइट। पर यहाँ पे बात क्या की जा रही है, ओवरऑल बात की जा रही है। अब तक ये कंडीशन है, पर अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो ओवरऑल वो रिच बन सकती है, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी द बी पार्ट, बाय एंड लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question is, the more they earn, the more they spend. The more they earn, more they spend. Now the whole sentence is underlined. Options है आपके, more they earn, more they spend, more they earn, the more they spend. Then it is, the more they earn, the more they spend. Or else the D option is no improvement. सेंटेंस द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इमिटेट हो रहा है, राइट। मतलब जिस तरीके से आपका फर्स्ट क्लॉज है उसी तरीके से आपका सेकंड क्लॉज भी है, तो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है या इमिटेट कर रहा है, राइट, कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। द मोर दे अर्न, जितना ज़्यादा अर्न करते हैं उतना ज़्यादा स्पेंड करते हैं। स्पेशली अगर इस टाइप के अगर आपके क्लॉज या सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपका सिमिलर है, तो उसमें ये चीज़ याद रखना, जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ की जा रही है वही पार्ट ऑफ स्पीच आपकी किस में है, सेकेंड क्लॉज में भी रिपीट होगी। द मोर दे अर्न, यहाँ पे क्या मिसिंग है, आर्टिकल मिसिंग है ना, द, ठीक है, वर्ब है, दे है, अर्न है, राइट, बट हेयर द आर्टिकल इज मिसिंग। करेक्ट फॉर्मेशन क्या होना चाहिए था, फर्स्ट इज मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, नहीं, इसमें द आर्टिकल की जरूरत है, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, अगेन इवन दो इसमें आपके क्या है, उसी तरीके से सेम तो है, बस फर्क किस पे आ रहा है, अगेन द का फर्क है। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, राइट। जब आपके क्लॉज सेम होंगे, जब आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, क्लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, से आपका कॉपी कर रहा है, तो जिस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट क्लॉज में वही सेकंड क्लॉज में यूज़ होगा। द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे भी द आर्टिकल आएगा, राइट। द, क्योंकि यहाँ पे मोर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, सो देयर ऑल्सो वी नीड मोर, राइट। तो आंसर शुड बी द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, तो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question is, but in all these cases conversion from one scale to another is easy because scales have well formulated, अंडरलाइन पार्ट है आपका हैव वेल फॉर्मुलेटेड, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको, कैन बी वेल फॉर्मुलेटेड, आर वेल फॉर्मुलेटेड,
well formulated or else it requires no improvement. But in all these cases, conversion from one scale to another is easy because scales have well formulated, right? हमने verb में when we have learned about types of verb, there we have learned about auxiliary और main verb, ठीक है. have जो होता है यहाँ पे have किस तरीके से यूज़ किया गया है, जब आप have को be फॉर्म के साथ यूज़ करते हो, ठीक है, तब वो क्या सर्व करता है, there it serves as the, वहाँ पे वो बेसिकली काम किसका कर रहा है, हेल्पिंग का. लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिकॉज स्केल्स हैव वेल फॉर्मुलेटेड, हैव यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेसिकली इट शोज पोजीशन. आप कब मेन वर्ब क्या दिखाते हैं, आपके एक्शंस दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, राइट. सो हेयर द हैव इज वर्किंग एज अ पोजीशन रादर देन एक हेल्पिंग वर्ब की जगह वो क्या शो कर रहा है, पोजीशन दिखा रहा है. हमें किस वर्ब की ज़रूरत है, जहाँ पे वो क्या एक्सप्रेस करेगा, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब सर्व कर रहा है. सो ऑप्शंस क्या हैं, कैन बी वेल फॉर्मुलेटेड. सी यहाँ पे मॉडल की ज़रूरत नहीं है, आर और वेल फॉर्मुलेटेड स्केल्स. अब देखो जो वेल फॉर्मुलेटेड पार्ट है उसको किसी एक पर्टिकुलर वर्ब की ज़रूरत है ना. तो यहाँ पे वर्ब तो आएगा ही, सो इट कैन नॉट बी द सी ऑप्शन. और क्या है, आर वेल फॉर्मुलेटेड, ठीक है. यहाँ पे आर क्या कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है. बट इन ऑल दीज केसेस कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर इज ईजी बिकॉज स्केल्स आर वेल फॉर्मुलेटेड, ठीक है. तो यहाँ पे जिस वर्ब की ज़रूरत थी, जिस ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत थी, वो कौन सा है, आर वेल फॉर्मुलेटेड, ठीक है. इन वर्ब की जो वीडियो है एक बार वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब भी बताया गया है कि हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, या जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हो, या फिर वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं, ठीक है. हैव डिपेंड करेगा वो फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है वो हेल्पिंग है या फिर वो मेन वर्ब है, राइट. हेयर हैव इज शोइंग पोजीशन, इसीलिए वो क्या है, मेन वर्ब है. हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत थी. तो आंसर हुआ आपका बी पार्ट, आर वेल फॉर्मुलेटेड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Next question is, five years ago on this date I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. अंडरलाइन पार्ट है आपका am sitting. ऑप्शंस आर was sitting, sat, have been sitting, and the last one is it requires no improvement. Five years ago on this date, I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. Alright. 5 years ago.
मतलब कोई चीज़ जो पास्ट में हुई है, राइट। दिया क्या गया है, एम सिटिंग। आईएनजी फॉर्म क्या एक्सप्रेस करता है, कंटिन्यूस टेंस। एम क्या एक्सप्रेस कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जबकि ये चीज़ कब हो चुकी है, 5 साल पहले ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो इसमें सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है, राइट, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है और एम सिटिंग आपका क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बता रहा है। तो डी पार्ट नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। 5 years ago on this date I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. Driving across मतलब कोई एक्शन जो है पास्ट में चल रहा था, राइट। तो इसमें सैट नहीं हो सकता बिकॉज सैट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट रिक्वायर्स व्हाट, आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म की ज़रूरत है। 2 सेंटेंस है जिसमें आपका कंटिन्यूस है। अब देखो यहाँ पे 5 years ago on this date I was sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द ए पार्ट, was sitting, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The old man fell some trees in the garden with hardly no efforts at all. अंडरलाइन पार्ट है आपका, हार्डली नो एफर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे गलती कहाँ पे है, एडवर्ब के साथ जो आपने वर्ब यूज़ किया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिले हैं जहाँ पे आपके एडवर्ब्स जो होते हैं उसके साथ ऐसे वर्ड लगाए जाते हैं जिनका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। कुछ जैसे आपके रिटर्न बैक हो गया, तो ये वर्ड कभी भी आप एक साथ यूज़ नहीं करते हो। रिटर्न का मतलब क्या है, वापस, बैक का भी मतलब क्या है, वापस। तो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड आप एक साथ नहीं यूज़ करोगे। तो कुछ ऐसे भी आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले या इनफैक्ट स्पॉटिंग द एरर्स पे क्वेश्चंस आए हैं, राइट। ऑप्शंस के क्या हैं आपके, हार्ड एफर्ट, हार्डली एनी एफर्ट, hardly, any effort, and the last one is no improvement. The old man felled some trees in the garden with hardly no efforts, ठीक है। हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। हार्डली का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो क्या उसके साथ हमें नो वर्ड की ज़रूरत थी, राइट। हमने पढ़ा था कि आप ऐसे वर्ड के साथ जब आप कोई एडवर्ब इस तरीके से यूज़ कर रहे हो जिसका मतलब क्या है, बिल्कुल अमाउंट में कम, राइट, या जिसका मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो उसके साथ आप नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो सेंटेंस में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। हार्ड एफर्ट्स नहीं, देखो यहाँ पे हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है, हार्डली, राइट, तो हार्ड एफर्ट्स नहीं हो सकता। हार्डली एनी एफर्ट्स, नो। द कौन सा होना चाहिए, हार्डली एनी एफर्ट्स। जब भी आप इस टाइप के एडवर्ब यूज़ करते हो आप उसके साथ क्या यूज़ करते हो, एनी का इस्तेमाल करते हो, है ना।
एनी और सम का भी हम ऑलरेडी यूसेज कवर कर चुके हैं, तो वो भी एक बार वीडियो देख लेना। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी हार्डली एनी एफर्ट्स, बिना किसी एफर्ट्स के उसने क्या किया, पेड़ क्या किए, गिरा दिए, है ना। सो दीज वर द सेंटेंस इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस दैट वी हैव डन। और ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एनडीए में। इनफैक्ट हर बार ये क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आए हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।